ये ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी है उसको देखते हुए, उसकी सेहत को देखते हुए, उसकी सेहत को दुरुस्त करने के हिसाब से ये बजट होगा। तो अब देखिए क्या होता है, 11 बजे जब सीतारमन जी पेश करती हैं तो देखा, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है कि चुनाव का दबाव होगा। इसीलिए देखिए जो रूरल सेक्टर है उसको तवज्जो दी जाएगी इसमें, जो मुझे लग रहा है क्योंकि रूरल सेक्टर में किसानों के हालात बहुत गंभीर हैं। किसान आंदोलन भी हम देख चुके हैं। सरकार एमएसपी नहीं देना चाहती है, तो किसी तरह से उसको रिलीफ देना जरूर चाहेगी, क्योंकि चुनाव है, वोट लेना है। तो किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है। दूसरा जो है वहां पे वेयर हाउसेस का जो है वो किसानों की एक समस्या है कि उनकी फसल जो है वो उनको औने पौने दाम बेचना पड़ता है, क्योंकि कहीं स्टोरेज की उनकी फैसिलिटी नहीं है सरकार की तरफ से। जो प्राइवेट स्टोर हाउसेज हैं वो बहुत बहुत अपने हिसाब से वो चलते हैं, बहुत ज्यादा दाम किराया लेते हैं और वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये सरकार, मुझे लगता है वो मार्केटिंग और जो स्टोरेज है उसको लेके शायद एग्रीकल्चर सेक्टर में और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए वो बहुत बड़ा सेक्टर। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम रूरल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत निश्चित रूप से एक भारतीय अर्थव्यवस्था काफी आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अभी भी जो इकोनॉमिक सर्वे का भी ये जो उन्होंने बात कही है कि ये चालू वित्तीय वर्ष में अब जो है कि जो उम्मीद है उससे कम जो है जीडीपी रहने की है उम्मीद। उनको उम्मीद थी 7%, लेकिन वो 6 से 6.7% या एक्चुअल टर्म पे वो कह रहे हैं कि 6.5% ही जो है जीडीपी की ग्रोथ रहेगी। तो निश्चित रूप से रूरल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्मॉल स्केल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और ये तमाम मुद्दे होंगे जिसपे विपक्ष जो है जीएसटी को लेके, जीएसटी का रिजीम जो है देखिए बहुत ही जो है कि वो मनमानी ढंग से सरकार उसमें बढ़ोतरी करती रहती है। क्योंकि सरकार ये विपक्ष शुरू से ये मांग करता रहा कि आप एक चीजें एक उसमें सेट कर दीजिए कि ये जो कैटेगरी बना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 कैटेगरी बना दीजिए, तो उस हिसाब से एक जो है जीएसटी को आप जो है उसमें सेट कर दीजिए। लेकिन सरकार ने अपने हाथ में रखा है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार का, क्योंकि सरकार को फिस्कल डेफिसिट की समस्या भी घेरती रहती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा है, वो जस्ट डबल हो चुका है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेके विपक्ष जो है निश्चित रूप से आक्रमण करेगा बजट पेश होने के बाद, अगर उसमें सकारात्मक इंडिकेशन नहीं रहे, सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। दूसरा अडानी का मुद्दा जो है मुझे लगता है काफी वो गर्माहट लाएगा संसद में, और इसको लेके जो है सरकार और विपक्ष में काफी ठनने की संभावना है। और सरकार और विपक्ष बॉयकॉट भी कर सकता है, क्योंकि सरकार इस पे डिबेट अलाउ नहीं करेगी जहां तक मुझे उम्मीद है। तो निश्चित रूप से बजट के बाद आप देखिए कल से जो है कि एक गर्मा गर्म जो है माहौल रहेगा संसद में निश्चित रूप से। और विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर, उसका काम भी है सरकार की जो कमियां हैं उनको इंगित करना, मजबूत विपक्ष की पहचान यही है कि वो कहीं ना कहीं सवाल सरकार से पूछे और उन सवालों के जवाब भी सरकार दे। फिलहाल डॉक्टर इंदुकांत जी मैं आपके पास आती हूँ कि इस बजट के माध्यम से, क्योंकि देखिए सरकार के सामने चुनावी वर्ष में प्रवेश करना है, तो कहीं ना कहीं एक मेजर मास को हम ना कहीं अपने ओर आकर्षित करना या उनको लाभ पहुंचाना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर, ये सरकार के सामने अभी तक जो तमाम चीजें सर्वे निकल कर आए हैं उससे ये पता चला है कि जो सरकार के अंदर अब बजट जो फिलहाल पेश करने वाली है उसके अंदर मेजर लोगों को जो इफेक्ट करेगा वो चीजें इंक्लूड की जाएंगी। तो क्या जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो हम ओडीओपी से लगाकर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वोकल फॉर लोकल है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया है, इन तमाम योजनाओं का दायरा सरकार इस बजट के माध्यम से बढ़ा सकती है? जी विशाखा जी, देखिए बिल्कुल कल्याण के क्षेत्र में जन कल्याण और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, जैसा अभी पीयूष जी कह रहे थे हमारे प्रीवियस स्पीकर, इन क्षेत्रों में सरकार से इस बजट में काफी चीजें करने की उम्मीद है। और देखिए जैसा अभी आपके अर्थशास्त्री दिनेश सक्सेना जी ने कहा कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो मॉनिटरी एक्टिविटीज हुई है, जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, जो आर्थिक इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें इस बार इस वित्तीय वर्ष में रिलैक्स करने की चीजें आएंगी, जिससे लोग आपके
इन्वेस्ट कर सकेंगे हाउसिंग सेक्टर में, घर खरीद के लिए आगे बढ़ सकेंगे। और 80C की जो बात कर रहे थे आपके कई एक्सपर्ट, ये वास्तविकता है कि 2013-14 के बाद से न तो इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव हुआ, न तो 80C में बदलाव हुआ। 80C में 1.5 लाख तक की बचत लोग कर सकते हैं। इसको अगर सरकार बढ़ाएगी या उसके बेनिफिट्स देंगे या उसके जो प्रिंसिपल होते हैं जो हाउसिंग लोन के, उसमें भी कुछ बदलाव किए जाने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन के कारण तमाम चीजें महंगी हो गई, लेकिन जो बचत का दायरा था जो सैलरीड क्लास के लिए, वो 80C के अंदर 1.5 लाख पे ही स्टिक कर रहा है पिछले लगभग 8 साल से 9 साल से। तो उसमें भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। और हमें लगता है कि जो सजेशन दिया है आपके अर्थशास्त्रियों ने, मिस्टर सक्सेना ने, आलोक जी ने और गर्ग साहब ने, शायद ये 2 लाख तक इस बार सरकार करेगी। और मैं एक दो चीजें और पॉइंट आउट करना चाहूंगा विशाखा जी। देखिए, जो कल्याण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो इन्वेस्टमेंट की बात थी, 2015 के आसपास, 15-16 में, 14-15 में लगभग 3,60,000 करोड़ के आसपास शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट था जो बजट में आता था। और वो आते आते 2021 में लगभग 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो एक शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही थी भी आपके यहाँ डिस्कशन में कि किस तरह से लोगों को बढ़ाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत किया जाए, वो आर्थिक क्रांति ला सकती है और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा देखिए, किसानों को लेकर जो बात की जाती है, एक चीज में हमारे में बहुत दोहरा मापदंड है जी। हम किसानों की आर्थिक आय को, आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार कुछ नई पहल लेकर आने की कोशिश की, तो किस तरह से आपने देखा कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, जिसने 2019 के चुनाव के एजेंडे में रखा था कि किसान के जो बिल लेकर सरकार लाई थी, उन्हीं चीजों को करने का उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन जैसे ही सरकार ये चीज लेकर के आई वास्तव में, तो उसके खिलाफ वो स्वयं सड़क पे किसानों के साथ खड़ी हो गई। और अल्टीमेटली आज क्या हो रहा है कि किसान को जो वो पैदावार करता है उसको जो दाम मिलता है एक्चुअल, और जो मार्केट में चीजें होती हैं, जैसे आप आटा देख लीजिए, आज आटा अगर मार्केट में 35 से 45 रुपए केजी बिक रहा है, लेकिन किसान को गेहूं का दाम मिलता है 14 रुपए, 15 रुपए। तो जो बीच का ये जो गैप है वो कहाँ जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, और किस तरह से सत्ता या पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इसके लिए, किसानों के लिए या मजदूरों के लिए काम कर सकते हैं, ये भी देखने की बात होगी। बिल्कुल। और दीक्षित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, वही विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे 2023 तक, तो कहाँ है। और तमाम चीजें देखना होगा बजट में क्या क्या चीजें जवाब दिया जाता है, क्योंकि मोदी सरकार के देखिए रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भी इस बजट को देखा जा रहा है। दिनेश जी, आपके पास आती हूँ कि देखिए, दो चीजों को लेकर हम बात करेंगे, एक तो रेलवे और शिक्षा, दोनों को लेकर बात करते हैं, क्योंकि देखिए रेलवे बजट जहां पहले अलग से पेश होता था, अब इंक्लूड होकर आता है, लेकिन इस बार रेलवे के लिए एक बड़ा यहाँ पर जो पिटारा है वो बजट का खुल सकता है, ये कहा जा रहा है। इससे पहले जो रेलवे की अभी तक जो तमाम चीजें एनालाइज्ड के तौर पर देखी गई है, उसमें ये कहा गया कि इस बार बड़े सेक्टर में निवेश रेलवे के अंदर सरकार कर सकती है बजट के माध्यम से। हाँ, आपका कहना, हेलो, हाँ, आपका कहना सही है कि रेलवे जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि रेलवे जो है, जो हमारे जो है गुड्स ट्रेन जो है स्पेशली, वो हमारे यहाँ आप A to Z, नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ वेस्ट, सब जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करती हैं। और साथ में जो फास्टेस्ट पॉसिबल ट्रेन चलना शुरू हुई हैं, वो हमारे पैसेंजर के लिए बहुत फ्रूटफुल है। और साथ में गुड्स ट्रेन का नंबर बढ़ना, उनमें जो जिसे कहते हैं लोडिंग कैपेसिटी बढ़ना, ये सब बहुत ही फ्रूटफुल है। उससे ये हुआ है कि कहीं पर भी कोई भी शॉर्टेज हो, विद इन नो टाइम इट कैन बी ओवरकम। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है हमारे यहाँ ये भी है, क्योंकि इसमें फैक्ट है कि सबका कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि जैसे रूरल सेक्टर था, हमारे हमें एक साथी ने कहा था रूरल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा जरूर देने की, उसमें विशेष एम्फेसिस देने की जरूरत है, बिल्कुल सही है। और हमारी सरकार ने दिया है और ज़्यादा देना चाहिए। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि रूरल सेक्टर जो है उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है
कि अगर हम कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्री से, क्योंकि वहां पर कंप्लीट निगलेक्ट रहा, तो वहां हम देख रहे हैं कि फूड प्राइसेस क्या पहुंच रही है, कहां पर वो एक तो हम जो है करोड़ ऑफ पीपल को हम फूड सप्लाई करने के पोजीशन में हैं। तो ये सब जो है अगर इससे हम लिंक करें रेलवे से, क्योंकि रेलवे जो है विद इन नो टाइम जहां पर भी प्रोडक्शन एक्सेस में है वहां से ट्रांसफर करके जहां डेफिसिट में वहां ट्रांसपोर्टेशन करती है। साथ में हमारी जो है वेजिटेबल हुआ, यहाँ तक कि अब तो जो है फॉरेन की सब्जियां हमारे ऐसे मिलती हैं जैसे कि हमारे इंडिया में ही लोकल में होती हों। तो ये सब क्यों है? क्योंकि रेलवे से ये वहाँ शिप आता ऑफ कोर्स आता है, लेकिन वहाँ से इंटरनल जो है हमारा वो तो आता है रेलवे से। तो रेलवे पर और ज़्यादा खर्च करने की जरूरत है। इसके लिए हमें दो तरह के कदम उठाना पड़ेंगे। एक तो ये है कि इसमें हम जो है रेलवे लाइन का एक्सपेंशन करेंगे हैं, उनको जो है नई नई लाइनें चलाएं, नई नई ट्रेन चलाएं, और साथ में उनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाएं, और साथ में हम ऐसे उसमें सिस्टम ऐसा डेवलप करें जिससे कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोहरे की कहीं से नहीं चल पा रही, फॉक्स से नहीं चल पा रही हैं, तो उसके लिए हमें अपना जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर यह करना चाहिए कि हम पता लगाएं कि उसको इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम। क्योंकि अच्छा ही लगता कि हमारी कई बहुत सी ट्रेनें, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन इनफैक्ट जाड़ों में जो है वो नहीं चल पाती हैं बिकॉज ऑफ फॉग फैक्टर। तो ये सब करें, और रेलवे इसके लिए ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा। तो चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई हो, उसमें एक्सपेंशन के लिए हमें जो है नई नई टेक्निक निकालना है। और अगर हमारा रेलवे बजट जो है, जैसे आपने सही कहा कि किसी ज़माने में इट यूज्ड टू बी ए सेपरेट बजट, लेकिन अब ये जो है हमारे बजट में आता है, तो ये रेलवे पर ज़्यादा हमें खर्च करने की जरूरत पड़ेगी ही। और जैसा हम जानते हैं कि फॉर द लास्ट ए डेकेड और सो नई नई ट्रेनें चल रही हैं, और उसी प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी से जो है हमें और भी करना पड़ेगा। खासतौर से फ्रेट बढ़ाने के लिए हमें गुड्स ट्रेन जो है इनका बहुत ज़्यादा इन पर खर्च करने की जरूरत है, और वही हमारे कंट्री को आगे ले आ सकता है। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे रहेगा कि देखिए जीडीपी की हम बात कर रहे हैं कि 6 से 6.5 तक रह सकती है, लेकिन वहीं देखिए साथ में IMF की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो चालू खाते हैं उनके अंदर घाटा भी लगातार हो रहा है, तो उसका असर सीधा रुपए के ऊपर जो वैल्यू है उस पर पड़ेगा। वो आप बताइएगा कि बजट का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आने वाले 1 साल के अंदर अगर हम बात करते हैं रुपए की कीमत पर। देखिए ऐसा होता है कि डेफिसिट इटसेल्फ इज नॉट बैड। सवाल ये, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है उससे ज्यादा हम अगर खर्च करते हैं, दैट अमाउंट्स टू डेफिसिट। अब सवाल ये है कि अगर डेफिसिट जो है इसलिए है कि वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन कंज्यूमर गुड्स, अगर हम प्रोडक्टिव के लिए करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज करने के लिए करें, तो ये सही है कि शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम प्रोडक्टिव यूज पर जब हम खर्च करते हैं तो भले ही डेफिसिट हो जाए शॉर्ट पीरियड में, लेकिन लॉन्ग रन में इट इज गोइंग टू पे अस। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिसिट, अगर डेफिसिट होता भी है तो हम ये देखें कि डेफिसिट जो है उसका रूट कॉज क्या है। अगर हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, उस पर खर्च कर रहे हैं, उससे डेफिसिट थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इट इज मैनेजेबल। लेकिन हम ये देखें कि अनप्रोडक्टिव यूज में के कारण से हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग ना हो, तो ये कहना कि रुपए के कारण जो है हम जो है इसकी वैल्यू जो है उसके हिसाब से देखें कि हमारा जो पूरा ओवरऑल बजट है वो हमारा डेफिसिट ना चला जाए, तो डेफिसिट एक लिमिट के तक रहे, ठीक है। और वो भी ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्टिव यूज के लिए हो। अब हमारे थोड़ा हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे सामने जो है टीवी अवेलेबल नहीं है, तो केवल हमें कान से सुनना पड़ रहा है, तो हमें ठीक से सुन नहीं पाते दूसरों की आवाजें ना फिर से। लेकिन फिर भी जो सुना उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि रेल बजट है तो उसके करना चाहिए। और जहां आपने बताया कि डेफिसिट है, डेफिसिट बजट होना बुरा है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर हम मैनेजेबल लिमिट में रखते हैं और अगर प्रोडक्टिव यूज के लिए होता है वो, तो कोई फायदा नहीं, उससे बहुत फायदे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में इट विल पे अस अ बैक। तो ये था हमारा। बिल्कुल, चलिए सर, देखना होगा बजट से क्या उम्मीदें जो आप सभी ने रखी हैं सामने वो पूरी हो पाती हैं और कहां पर कमी सरकार रहती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अपना जो कीमती समय है वो हमें देने के लिए। तो बजट पर चर्चा लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। उम्मीदें सबकी है, निगाहें सबकी है, देखना होगा कितनी उम्मीदों पर सरकार इस बजट के माध्यम से खरी उतर पाती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना,
और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले 52 विदेशी निवेशकों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। बेल्जियम और स्वीडन के उद्यमियों और कंपनियों के साथ हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव और एमओयू साइन हुए हैं। बेल्जियम की जेमिनी कॉरपोरेशन वाराणसी में 200 करोड़ की लागत से प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाएगी। स्वीडन की IKEA कंपनी रिटेल स्टोर और मॉल खोलने के लिए 4000 करोड़ का निवेश करेगी। खाड़ी देशों के कारोबारी भी पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 6 सेक्टर में निवेश करना चाह रहे हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अनोखा रिश्ता है हम दो भाइयों का। एक की पसंद दूसरे की चाहत बन ही जाती है, जैसे कि तुम ईशा। I want you। कैसी पहेली है ये, करीब अरमान के जाती हूँ और पास वीर को पाती हूँ। क्या मोड़ लेगी मेरे इश्क की कहानी। ईशा I love you। मेरी होके हमेशा ही इश्क में घायल 13 फरवरी से रात 9:30 बजे कलर्स और वूप पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनोखा स्वाद। कमला पसंद। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज बजट पेश होना है, लेकिन बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट की बैठक में पहुंची हैं। ये देखिए आज कैबिनेट की बैठक भी है। बजट पेश होने से पहले उस समय की तस्वीरें देखिए। कैबिनेट की बैठक आज है, वहां पहुंचते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। आज बजट पेश होना है। बजट बस थोड़ी देर में पेश होगा और उसके पहले कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में आम बजट पेश होने को लेकर बातचीत होगी। तो आज बजट पेश होना है। बजट से पहले थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक आज, आम बजट पास होगा। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें शामिल होंगी और शामिल होने के लिए पहुंच भी गई हैं। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय कैबिनेट में देश के आम बजट को रखेंगे पहले। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे क्योंकि कैबिनेट की बैठक है। बीजेपी के सभी मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। बजट से पहले थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी। उस बैठक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच रही हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए 50 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं 500 नए ग्राम पंचायत भवन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से उत्तराखंड को मिली है 127 करोड़ की मंजूरी। इस योजना के तहत 200 से अधिक नए पंचायत भवनों का किया जाएगा निर्माण। पंचायती राज विभाग के माध्यम से दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व सरकार द्वारा जारी एप्लीकेशनों के ऑनलाइन संचालन के लिए पंचायतों को किया जा रहा है कंप्यूटरीकृत। ग्राम पंचायतों पे पहले कंप्यूटरीकरण की सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब से जो है ग्राम पंचायतों पे कंप्यूटर लगे हैं, तब से ग्राम प्रधानों को तो सुविधाएं हुई हैं, जनता को भी जो है इसका बहुत लाभ मिला है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत अब तक राज्य की 1516 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है इंटरनेट से। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें बन रही हैं अन्य राज्यों के लिए मिसाल। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव व उन्नत गांव बनाने के लिए प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। आज पेश होगा उम्मीदों का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खोलेंगे बजट का पिटारा। सभी वर्गों को काफी उम्मीदें। बजट का देश भर में प्रचार करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से 12 दिन का चलेगा कैंपेन। नेपाल से गोरखनाथ मंदिर पहुंची शालिग्राम शिला अब अयोध्या के लिए रवाना होगी। 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी रामलला की मूर्ति। बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, जारी रहेगा सर्द हवाओं का दौर। मैदानी इलाकों में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं। बुलेटिन के प्रायोजक हैं विमल। सुबह एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो सुबह केसरी। बजट से पहले थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में आम बजट पास होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें शामिल होंगी। केंद्रीय कैबिनेट में देश का आम बजट रखा जाएगा। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। बजट से पहले सुबह तकरीबन 10:15 बजे कैबिनेट की बजट को लेकर बैठक होगी। वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगी। हालांकि वित्त मंत्री पहुंच भी चुकी हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। बड़ी जानकारी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। बजट पेश होगा आज, उससे पहले कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में बजट पास किया जाएगा। सभी कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह
सभी आज शामिल होने वाले हैं कैबिनेट की जो बैठक होगी बजट से पहले। तकरीबन 10:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें बजट को पास किया जाएगा और उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी, उसको लेकर उम्मीदें लगी हुई है और हर किसी को, लगभग सभी वर्गों को आज उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से क्या कुछ निकलेगा, वित्त मंत्री के पिटारे से, इसको लेकर सभी उम्मीदें जताए हुए हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक तकरीबन 10:15 बजे, अब से बस कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी आज कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये हर बार होता है जब बजट पेश होता है तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में बजट पास किया जाता है और उसके बाद बजट पेश किया जाता है। देश का आम बजट पेश किया जाएगा आज और उम्मीदें यही है कि हर वर्ग को, हर तबके को लुभाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कुछ का मानना यह भी है कि लास्ट का जो आम बजट था उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन मानना यह भी है कि 2024 का इलेक्शन भी है, तो 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावन ये बजट हो सकता है और हर तबके को साधने की कोशिश इस बजट के जरिए की जाएगी। कैबिनेट की बैठक बस अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। आपको लगातार अपडेट भी बताते रहेंगे। उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। हमारे साथ अलग अलग राज्यों से समय संवाददाता बने हुए हैं जो कि अपने अपने राज्यों की जानकारी देंगे। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वाराणसी से अमन शुक्ला इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी संवाददाता जो कि अलग अलग राज्यों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। ईशा, आप ही से शुरुआत करते हुए क्या चल रहा बजट को लेकर, क्या चर्चा है? जी काजल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बस थोड़ी देर की बात है, 10:15 बजे के करीब जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है उसकी शुरुआत होगी, उसमें मंजूरी दी जाएगी बजट को। और जिस तरीके की हलचल की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त देखिए मैं बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हूँ। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ये कमलम का ऑफिस है, आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर अंदर की अगर बात करें तो तैयारियां यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये अंतिम दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम और पूर्ण बजट होगा भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे में जो मोदी सरकार है हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। जो जन लुभावनाएं घोषणाएं थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रही है काजल, उसे किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट चुकी है। 11 बजे के वक्त का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी। उस दौरान यहाँ पर स्क्रीन की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं बजट को वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि जो इस बार का जो बजट होगा वो डिजिटल जरूर होगा, लेकिन इसके साथ ही जब बजट पेश होगा उसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि जो बजट का जो समय हो वो कितना समय लेती है वित्त मंत्री, क्योंकि पिछली बार का जो बजट था उसमें सबसे कम भाषण देखा गया था कि 1.5 घंटे के भाषण में ही उन्होंने अपना बजट पूरा कर लिया था। लेकिन इस बार भी नजरें टिकी हैं, जैसे ही बजट खत्म होगा उसके बाद ये आदेश है बीजेपी आला कमान के कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताएंगे कि आखिरकार बजट में क्या क्या घोषणाएं जो एनडीए की सरकार है या मोदी सरकार है उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है। इसके अलावा पूरे 12 दिनों तक इसका प्रचार किया जाएगा और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे या नेता प्रतिपक्ष होंगे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी बिल्कुल तैयार बैठी है काजल, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसकी तैयारी में अभी से जुट चुकी है और जो बजट भी आज पेश होगा सीधा असर उसका पड़ेगा। हर वर्ग की उम्मीदें इसलिए भी टिकी है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, तो ऐसे में उम्मीदें बिल्कुल उनकी है कि कहीं ना कहीं सभी के लिए कुछ ना कुछ अपने पिटारे में लेकर आएगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लिहाजा जब ये बजट पेश होगा तभी पता चल पाएगा कि क्या सभी वर्ग का ध्यान रखा जाता है या नहीं रखा जाता है और कौन कौन से ऐसे बजट है जिसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की जाती है।
महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूरे 10:30 बजे कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट होने वाली है, सभी लोकसभा सांसदों की बैठक कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो ऐसे में जहां बेरोजगारी और देखिए महंगाई को लेकर पूरी रणनीति यहां पर बनाई गई है, क्योंकि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि बेरोजगारी दर जो है अपनी सबसे उच्चतम स्तर पर है, 8.3% इस वक्त बेरोजगारी दर है। वहीं हालांकि जो महंगाई है उसमें थोड़ा गिरावट जरूर यहां पर दर्ज किया गया है, लेकिन मार हर किसी को झेलनी पड़ी पिछले साल। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो बजट है वो किस तरीके का होगा। और यहाँ पर देखिए काजल, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पहले से रणनीति बना चुकी है कि अडानी को लेकर यहाँ पर घेराव किया जाएगा मोदी सरकार का, लेकिन अब जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, टॉप 10 के अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके थे अडानी, लेकिन फिर से अब शामिल हो चुके हैं टॉप 10 में जो अमीरों की लिस्ट है उसमें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अडानी के जरिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार का घेराव करने वाले थे विपक्ष। चाहे आप हमने देखा था कि बड़े ही सख्त तेवर नजर आए थे जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह उनके, और कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उन्हें घेरती हुई नजर आ रही थी अडानी को लेकर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो पूर्ण बजट तो अपना पेश कर रही है, किस किस वर्ग का किस तरीके से ध्यान रखती है वो 11 बजे ही जब बजट पेश होना शुरू होगा सिलसिलेवार से, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पर कि अडानी जो है अब टॉप 10 में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर रणनीति बना रहा था। अब देखना ये होगा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के जो सांसद है वो इकट्ठे होने वाले हैं, वो किस तरीके की रणनीति बनाते हैं। और ऐसे में लिहाजा जहां भी बीजेपी के पार्टी कार्यालय है वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जी काजल। बिल्कुल अनिकेत, देखिए इस बार पूरी तैयारी बीजेपी की है। पहले तो बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद अलग अलग राज्यों में उसका प्रचार भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एजेंडा इस बार बीजेपी का चलने वाला है। मोदी सरकार की आखिरी बजट की तो ये पेपरलेस बजट होने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करने की जिन 6 चेहरों ने इस बजट को बनाया है वो 6 चेहरे कौन है। तो वी अनंत नागेश्वरन है, टीवी सोमनाथन है, विवेक जोशी है, अजय सेठ है, सूर्यकांत पांडे हैं। तो ये वो 6 चेहरे हैं जिन्होंने ये जो मोदी सरकार का जो बजट है वो बनाया है। हालांकि जो इस बजट में अगर बात की जाए राहत की, तो तमाम वो चेहरे, तमाम वो लोग हैं जो बड़ी उम्मीद की निगाहों से इस बजट को देख रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए इस बजट की तो ये आखिरी बजट मोदी सरकार का होने वाला है। और देखा जाए अगर काजल तो आने वाले समय में 10 राज्यों में चुनाव, जम्मू कश्मीर को मिला के, फिर चाहे मिजोरम हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, 3 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। इसके साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। तो इस लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए काजल, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी ये उम्मीद है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो उपहार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं इस बजट में एक बड़ा उपहार जरूर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ अगर आम जनजीवन की, आम लोगों की अगर काजल बात की जाए, तो वो चाहे जो टैक्स पेयर हो, जो टैक्स भरते हैं उन लोगों की बात है, तो वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट टैक्स में कहीं ना कहीं कुछ छूट देने वाली है। जो 2 लाख जो टैक्स का उसका दायरा बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। इसके साथ जो सीनियर सिटीजन है, जो रेलवे में यात्रा करते थे, उनकी जो छूट खत्म कर दी गई थी रेलवे में कोरोना के दौरान, शायद उस छूट को दोबारा से लागू किया जा सकता है इस बजट के दौरान। इसके साथ अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान भी बड़ी उम्मीद से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि जो किसानों को जो राहत सहायता राशि जो सरकारों की तरफ से मिलती थी, उस राशि को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की जो उम्मीद है वो इस बजट में देखने को मिल सकती है। तो तमाम इन पहलुओं पर कहीं ना कहीं जो नजरें हैं वो टिकी हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। हालांकि जो 6 जो उनके जो चेहरे हैं जिन्होंने इस बजट को पूरा बनाया है, तो उन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, फिर वो चाहे चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर मोदी सरकार की आखिरी बजट को दृष्टिकोण से देखा जाए। तो प्रयास यही है कि जो भी विधानसभा के चुनाव वाले जो प्रदेश है वहां पर कुछ नई घोषणाएं वहां के लिए की जाए, के साथ लोकसभा के चुनाव उसको भी ध्यान में रखा जाए, ताकि जो लोकसभा के चुनाव उस पर भी कहीं ना कहीं विशेष नजर बनी रहे। तो यही कारण है काजल की कहीं ना कहीं इस आखिरी बजट को मोदी सरकार के कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांधने का प्रयास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। और उनके जो 6 सलाहकार हैं जिन्होंने इस बजट को बनाया है, तो पूरा ये प्रयास किया गया है, फिर वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है कि जो आगामी चुनाव होने उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। काजल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय पहुंच चुके हैं। एक एक करके देखिए कैबिनेट की बैठक अभी शुरू ही होने वाली है और एक एक करके यहां पर कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है।
अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं इस बैठक में और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। यानी एक एक करके सभी पहुंच रहे हैं। सभी यहां पर कैबिनेट मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। यहां पर बजट पास किया जाएगा और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। एक एक करके सभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, यानी बहुत कम समय बचा है जब बजट पेश किया जाएगा। और ये जो कैबिनेट की बैठक होती है बजट से पहले, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बजट से पहले हर बार कैबिनेट की बैठक होती है। महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री भी इसमें आज शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो कैबिनेट की जो बैठक है बेहद अहम, एक एक करके इसमें सभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके सभी मंत्री, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए और एक एक करके सभी पहुंच रहे हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। बेहद खास दिन और ऐतिहासिक दिन आज का हो जाता है, बेहद अहम दिन आज का हो जाता है, क्योंकि बजट पेश होना है और बजट से पहले ये कैबिनेट बैठक बेहद खास, बेहद अहम हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। अनुराग ठाकुर भी अभी बस कुछ ही देर पहले बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो आज की ये बैठक बेहद खास हो जाती है, क्योंकि अभी बस बैठक लगभग कुछ ही मिनट के बाद शुरू होने वाली है और ये जो बैठक है बेहद खास, कुछ ही मिनट के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हमारे साथ इस समय अमन शुक्ला भी वाराणसी से बने हुए हैं। अमन, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बजट से पहले, जो कि हर बार होती है, हमेशा देखा जाता है, और एक एक करके प्रधानमंत्री भी उसमें पहुंच चुके हैं। बैठक होगी, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। बहुत कम समय बचा, यानी इंतजार खत्म होने वाला है। देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के वाराणसी के सांसद हैं, काशी के सांसद हैं। और मैं आपको बता दूं कि वाराणसी की जनता नहीं कहिए, पूरे देश की जनता की नजर जो है टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे टिकी हुई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसी क्या बजट पेश करेंगी आज, जो कि जनता को थोड़ी सी उनके चेहरे पे खुशियां आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि जनता के लिए जो बैंक, इस बार सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है काजल की इनकम टैक्स का थोड़ा सा जो है कर जो है कम होगा। और मैं आपको बता दूं कि बैंक लोन और कार लोन, होम लोन और कार लोन जो है उसमें भी थोड़ा सा गिरावट आएगी, क्योंकि जनता की नजर बनी हुई है। और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो है जनता की नजर जो टीवी पे बनी हुई है, मोबाइल स्क्रीन पे बनी हुई है, तो बहुत देखना अहम है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां भी लगातार चल रही हैं, लगातार जो बैठक चल रही है। तो ये जो बजट है, निर्मला सीतारमण आज के दिन, चूंकि प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, तो काफी अहम बैठक रखती है पूरे देशवासियों के लिए और काशी वासियों के लिए कुछ ज्यादा अहम रखती है, चूंकि लोकसभा 2024 चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो काफी अहम रहता है। और पीएम नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है। अब देखना यही है कि बजट, निर्मला सीतारमण अपनी तरफ से बजट जो है क्या पेश करती है। जी बिल्कुल, सुबोध हमारे साथ इस समय रांची से बने हुए हैं। सुबोध, रांची में इस समय क्या चल रहा है, क्या चर्चा है बजट को लेकर? देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जी, उसे नजर में रख कर के लोकसभा जो केंद्रीय बजट है वह तैयार किया जा रहा है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि पहली बार जो बजट तैयार किया गया है डिजिटल बजट में, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी देखे गए हैं उस बजट को तैयार करने में। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार मध्यम वर्ग
जो मुख्य वोटर है भारत देश में, जो लोकसभा में वोटिंग करते हैं या इस बार सत्ता को शासन में लाने की कोशिश करेंगे 2024 के लिए, मध्यवर्गीय और युवा वर्ग के साथ बेरोजगार नौजवानों और घरेलू जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो 18 वर्ष से पार कर गई हैं, खास करके युवा देश कहा जाता है, तो उसे आधार में रख करके बजट तैयार किया गया है। इस आधार पर और एक यह भी कहा जा रहा है कि जहां पे भारत देश के जिन जिन राज्यों में विपक्ष का सरकार है, अर्थात गैर भाजपा शासित सरकारें शासन कर रही हैं, वहां पे कुछ विशेष उपहार भी बजट के माध्यम से दिया जाएगा। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर यूपीए गठबंधन की सरकार है, इसे ध्यान में रखकर लगातार बजट बनाना ही स्वाभाविक है। हालांकि भाजपा कार्यालय जो प्रदेश कार्यालय है हरमू में और जेएमएम कार्यालय है, काफी दोनों में पक्ष विपक्ष देखा जा रहा है। आज से 2 दिन पूर्व कहा गया था कि बजट जो है केंद्रीय बजट केंद्र सरकार लोक लुभावन बजट देगी, मध्य वर्गीय को ध्यान में रखकर जो बजट बनाती है वह मध्य वर्गीयों के लिए नहीं होता है। दरअसल वह बजट कॉरपोरेट घराने के लिए होता है, जिसके कारण भाजपा शासित सरकार जो है आज देश में छवि अपनी खराब कर रही है। झारखंड वही भाजपा के प्रदेश कार्यालय की बात करें तो लगातार जश्न मनाने की बात की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी अहले सुबह भाजपा कार्यालय में देखे गए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया जाएगा, इस बार झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। और जो 2 करोड़ नौकरी की बात की जा रही थी प्रत्येक वर्ष, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा आई थी केंद्र में, तो कहा गया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष लोगों को रोजगार दिया गया था। उस आधार को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता भी हैं, रंजन चौधरी जी हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे, आखिर बजट में क्या क्या खास होगा। रंजन जी, देखिए आपको बताते हैं बजट में इस बार क्या खास होना चाहिए युवाओं के लिए। मेरे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या क्या बजट में खास होना चाहिए इस बार? बजट जन आकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए और सभी वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए, सबका आमदनी बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष फोकस होना चाहिए। साथ ही डिफेंस को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, बजट को डिफेंस का बढ़ाना चाहिए। किसानों की लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप देख रहे हो किसान का आंदोलन भी चल रहा है। किसानों के लिए क्या बजट में पेश किया जाना चाहिए जिससे किसान के बच्चे भी आगे बढ़ सके? हमने कहा ना कि आधारभूत संरचना जब मजबूत होगी, जब देश सुरक्षित रहेगा, जब स्वास्थ्य शिक्षा मजबूत होगा, जब स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों को बेहतरी मिलेगी, तो निश्चित रूप से सभी वर्ग का उत्थान होगा, उसमें किसान भी आते हैं। झारखंड में गैर भाजपा शासित सरकार है, तो इस बजट को किस नजर से भाजपा देखती है? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जन भावना के अनुरूप बजट आएगा, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, सभी के मन अनुकूल यह बजट होगा और विशेष करके मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए यह बजट सौगात के रूप में हो। और उम्मीद, आशा नहीं, विश्वास है कि इस बार का बजट ऐसा ही होगा। देखिए मेरे साथ अभी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। और राकेश परिहार इस समय छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। राकेश, छत्तीसगढ़ में लोगों का अनुमान क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं बजट को लेकर? काजल जी, जैसा कि आपको पता है कि ये मोदी सरकार का लास्ट बजट है। हाँ। और ये पूर्ण बजट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। ऐसे में ये देखना ये है कि क्या आम आदमी के दिन बहुरने वाले हैं या ये कठोर बजट पेश होने वाला है। ऐसे में मैं ऐसे वर्ग की बात करूंगा जो मध्यम वर्गीय है, जिसकी कोई आज मतलब बजट में किसी प्रकार की सबसे ज्यादा उम्मीद जो देखते हो बजट में, वो मध्यम वर्गीय जो देखता है। मैं काजल बैंक के सामने खड़ा हूं और आपको बताऊं, इस बैंक में वही मध्यम वर्गीय परिवार आता है जो अपनी गाड़ी कमाई इस बैंक में जमा करता है। इस बजट से ये मध्यम वर्गीय परिवार ये देख रहा है कि जो बजट जो कम हुई है, उनकी गाड़ी कमाई में जो ब्याज दर कम हुई है, क्या वो ब्याज दर फिर से उनको बढ़ी हुई मिलेगी? जो होम लोन उन्होंने लिया है, होम लोन में जो ब्याज दरें बढ़ गई हैं, क्या वो ब्याज दरें कम होंगी? ऐसे में मैं छत्तीसगढ़ से भाजपा को यहाँ से 11 में से 10 सांसद जो है लोकसभा के लिए यहाँ से भाजपा को मिले हैं। ऐसे में मैं आपको यहाँ की जो उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ की वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कमियां हैं, मैं लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे की कमी है। मैं बताऊं आपको
कि यहाँ पर बस्तर है, बस्तर आर्ट है, काफी फेमस यहाँ पर है। क्या यहाँ इस बजट में क्या उनके लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई बजट आने वाला है? या आपको बताऊं काजल कि छत्तीसगढ़ वो जगह है जो माल ढुलाई में पूरे भारत में प्रथम स्थान पे रहता है। ऐसे में यहाँ पर रेलवे में मिलने वाली सुविधाएं जो हैं, क्या छत्तीसगढ़ को और बढ़ के मिलेंगी? ऐसी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में लोगों के मन में भाव में हैं। जी। राष्ट्र की बात तो अलग है कि बजट, रक्षा बजट बढ़ेगा क्योंकि चाइना से तकरार चालू है। अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार उसमें बजट में समाहित कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखें तो छत्तीसगढ़ को मिलने वाली जो आर्थिक सुविधाएं हैं, क्या उसमें बढ़ी हुई मिलेंगी? मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए क्या सरकार इसमें बजट में प्रावधान करने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ के मन में है। मैं थोड़ी देर में काजल जो यहाँ से लोग गुजरेंगे उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा कि वो और बिल्कुल मतलब क्या चाह रहे लौटेंगे हैं। और आप बात कराइएगा, बिल्कुल लौटेंगे। अभी एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। पूरी दुनिया के शिल्पकार और कलाकार एक छत के तले, जैसे एक परिवार। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, संस्कृति और कला का जादुई एहसास। हरियाणा की मेजबानी में विभिन्न प्रदेशों की झलक। रह जाएंगे दंग जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के नृत्य, खान-पान, संगीत और फैशन के बिखरेंगे रंग। भारत की अतुल्य पहचान। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2023, 3 से 19 फरवरी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। लोन के लिए कुछ कागज कम हुए तो क्या? अगर इनकी तरह नीयत साफ है तो आपको भी लोन मिलेगा। विमल फाइनेंस। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरी सुबह हो तुम। अनोखा रिश्ता है हम दो भाइयों का। एक की पसंद दूसरे की चाहत बन ही जाती है। जैसे कि तुम ईशा, I want you। कैसी पहेली है ये? करीब अरमान के जाती हूँ और पास वीर को पाती हूँ। क्या मोड़ लेगी मेरे इश्क की कहानी? ईशा, I love you। मेरी होके हमेशा ही। इश्क में घायल 13 फरवरी से रात 9:30 बजे कलर्स और वूप पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली। विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पीरामल फाइनेंस। हम कागज से ज्यादा नीयत देखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बजट को लेकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या आज के बजट में आएगा, क्या कुछ खास आज के बजट में हो सकता है, किस वर्ग को आज के बजट से क्या मिलने वाला है। हमारे साथ तमाम संवाददाता इस समय लगातार बने हुए हैं। अनिकेत तिवारी लखनऊ से हैं। अनिकेत, बस कुछ ही समय बचा है क्योंकि कैबिनेट की बैठक एक तरफ और 11 बजे बजट पेश होगा।
सीतारमण है वो 11 बजे बजट का अभिभाषण शुरू करेंगी। हालांकि अगर बात की जाए जो चुनावी जो राज्य जो है विधानसभा के जहां चुनाव होने के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो जाहिर तौर से इस बजट में कहीं ना कहीं चुनावी राज्य जो है वहां पर कहीं ना कहीं घोषणाएं तमाम ऐसी देखने को मिलेंगी कि वहां पर कहीं ना कहीं उन राज्यों को उपहार जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ काजल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो लोकसभा के चुनाव की जो 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, तो यकीनन तौर पर उत्तर प्रदेश को एक बड़ा उपहार इस बजट में कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। जो कयास लगाए जा रहे हैं 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो उपहार है उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है काजल। इसके साथ अगर आम जनमानस की आम जनता की अगर काजल बात की जाए तो हर वो व्यक्ति इस बजट को पूरी उम्मीद से देख रहा है, चाहे घरेलू महिलाएं हो, गृहिणी हो, वो लगातार जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार जो रसोई में जो सामान महंगा हो रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जो रसोई का जो सामान है वो सस्ता होता नजर आएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात काजल और बता दें कि आज जो मोदी सरकार है वो इस वर्ष मोटा अनाज वर्ष भी बना रही है, तो यकीनन तौर पर मोटे अनाज को लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम घोषणाएं जो है वो इस बजट में देखने को मिलेंगी। ये एक बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो मोटा अनाज लोगों की थालियों से एक लंबे समय से गायब हो चुका है, केंद्र सरकार का फिर से ये प्रयास है कि वो मोटा अनाज फिर से लोगों की थालियों तक पहुंचे। न केवल उससे किसानों को भी राहत मिलेगी, बल्कि जो उपज है वो उपज बढ़ने से उनकी जो किसानों की जो कमाई है वो बढ़ती नजर आएगी। इसके साथ जो पोषण का जो पोषण है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलता नजर आएगा। जो कुपोषण के जो शिकार जो लोग होते हैं वो उससे नहीं है, क्योंकि तमाम चाहे बाजरा हो, चना हो, मूंग हो, तो ये जो ज्वार है, इस तरीके के जो मोटे अनाज थे इनका कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो चुके हैं लोगों की थालियों से, तो उसको थालियों में वापस लाने के साथ साथ किसानों को दुगनी राहत देने का कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये प्रयास होगा। और यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं इस बजट में मोटे अनाज को लेकर भी कुछ ना कुछ घोषणा जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर बात की जाए सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि जो रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को छूट मिला करती थी किराए में, वो छूट कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। हालांकि अब कहीं ना कहीं इस बजट में ये उम्मीद लगाई जा रही है, सीनियर सिटीजन ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो छूट पहले मिला करती थी वो रियायत दर उनको फिर से इस तरह के बजट में मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ अगर युवाओं की काजल बात की जाए तो जो युवा विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनकी जो लोन प्रक्रिया थी, जो उनका लोन था, उसे भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बजट में बढ़ा सकती है। इसके साथ अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की आय को बढ़ाने के साथ जो किसानों को सम्मान सहायता राशि जो प्रदेश सरकार देती है वो भी कहीं ना कहीं इस बजट में बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ अगर बात की जाए जो वेतनभोगी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो टैक्स जो पेयर में जो आते हैं, जो टैक्स पेयर में जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको कोई छूट मिलती हुई नजर आएगी। तो तमाम इन पहलुओं पर इस बजट में कहीं ना कहीं हर वो व्यक्ति बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहा है। युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा भी बड़ी उम्मीद की निगाह से इस बजट की तरफ देख रहे हैं, तो इन पहलुओं पर को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस बजट को बनाया जरूर गया होगा। और हालांकि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे से अभिभाषण शुरू करेंगी अपने सत्र का, इस बजट का, तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि किस मद में कितना इस बजट को रखा गया और किस को कितना लाभ मिल पा रहा है। काजल, बिल्कुल, राकेश परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन लोगों को उम्मीदें क्या हैं, वो क्या सोचते हैं इस बार? क्या बजट कुछ अलग होने वाला है, या फिर वहां के जो लोग, खासकर किसानों की अगर बात करें तो किसानों को इस बार क्या उम्मीदें हैं? छत्तीसगढ़ एक ऐसा अकेला राज्य है जो सबसे ज्यादा रुपए में जो है वो धान खरीदी कर रहा है। 2700 रुपए वो धान खरीदी हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो किसान वो चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो अपने हिस्से की खरीदारी बढ़ाए और इससे उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचेगा। तो किसान तो यही चाहता है। ऐसे में काजल, हमारे बीच में एक युवा है जगदीश, जो इस बजट से क्या उनको उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। तो जगदीश, आपको जो बजट पेश हो रहा है इसमें आपको क्या उम्मीदें? बजट बनेगा सभी जो ध्यान में रख बनाया गया, लोअर क्लास के मिडिल क्लास के हायर क्लास के जो लोग ये सबको देखते हुए जो कि सबसे ज्यादा समस्या मिडिल क्लास के लोगों को ही होती है। की सामान हो गया, पेट्रोल डीजल और भी जो भी जरूरत की सामानें हैं, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए बजट बनना चाहिए। जी, जैसा कि उन्होंने कहा काजल की जो बजट है वो आम लोगों को ध्यान में रख के बनना चाहिए। तो काजल, ये बजट है ये आम आदमी यही चाह रहा है कि जो बजट है वो आम आदमी को ध्यान में रख के बने।
ऐसे में छत्तीस की भी एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। मैं काजल एक चीज और बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है जो निर्यात है, जो इनकी भागीदारी है वो 0.80% है। इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार इस बजट में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करती है तो हम जो है बहुत अच्छे तरीके से निर्यात में भी देश के लिए भागीदारी कर सकते हैं। मैं बताऊं काजल, छत्तीसगढ़ में जो है जो माल ढुलाई होता है रेलवे के माध्यम से, वो उसमें हर साल जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है। लेकिन रेलवे को मिलने वाली सुविधाएं जो हैं वो और बढ़ा, इस बजट से उनको उम्मीद है छत्तीसगढ़ को कि वो बढ़ेंगी। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कोरोना काल में जिनकी रियायतें खत्म कर दी गई थी, वो भी इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बजाय जो रियायतें हैं वो वापस मिलेंगी। मैं रसोई की बात करूं तो जो 2014 में जो एक सिलेंडर 410 रुपए मिलता था, आज वो सिलेंडर जो है 1100 रुपए में मिल रहा है, लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में गृहिणी भी जो है वो मतलब करके चाहती हैं कि वो बजट में वो ऐसा प्रावधान है जिसमें मतलब ये कमी हो जाए। तो काजल ऐसी बहुत सारी चीजें बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। ईशा, क्या हलचल बढ़ी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं क्योंकि बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं तो यहां पर हलचल लगातार जारी है। क्योंकि देखिए काजल, बस कुछ समय का वक्त है, उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जो बजट है वो पेश करने जा रही है। और जिस तरीके से अभी आप किसानों पर भी चर्चा कर रही थी, और देखिए क्योंकि इस वक्त मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूँ और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी, और पंजाब और हरियाणा दोनों ही एक ऐसे सूबे हैं जो किसानी सूबे के नाम पर जाने जाते हैं। और कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी वो पंजाब की धरती से ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनका जो ये अंतिम बजट होगा उसमें किसानों का ध्यान जरूर रखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम कृषि सेक्टर की बात करें तो वहां पर निजी निवेश जरूर बढ़ा है, 9.3% इसे रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जितनी भी फसलों की MSP है उसमें भी 1.5% जो है बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर देखना ये होगा, पिछली बार भी जिस तरीके से मोदी सरकार का जो बजट था उसमें ये जरूर कहा गया था कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि ऑर्गेनिक रोकूंगी आपको, इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, ये देखिए बड़ी खबर हम बता रहे हैं। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में आम बजट को मंजूरी मिल गई है। देखिए 10:15 बजे बैठक शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में बजट को रखा और केंद्रीय कैबिनेट में देश का आम बजट रखा गया, पास हो चुका है। बैठक से पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर राज्य वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए और बजट पास हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद देश का आम बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक से बजट पास हुआ है और अब बजट पेश किया जाएगा। बस अब से कुछ ही देर के बाद 11 बजे का समय है जब बजट पेश किया जाएगा। अभी हम आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, सभी कैबिनेट मंत्री एक एक करके बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी। निर्मला सीतारमण को भी आपने तस्वीरों में देखा। कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में बजट पास हो चुका है। अब बस कुछ ही देर के बाद, बहुत ज्यादा समय नहीं है, जब बजट पेश किया जाएगा। ईशा, अपनी बात पूरी करिए क्योंकि कैबिनेट की बैठक से बजट पास हो चुका है। बिल्कुल, देखिए काजल, 20 मिनट का वक्त रह चुका है जब बजट पेश होगा। पूर्ण बजट, अंतिम बजट, हर वर्ग इस पे निगाहें लगा के बैठा है। और जिस तरीके से मैं किसानों का जिक्र कर रही थी, तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूर यहाँ पर बात की जाती है मोदी सरकार की तरफ से। और पिछले बजट में भी इसके बारे में बात जरूर रखी गई थी, लेकिन मार्केट नहीं मिलता है ऑर्गेनिक खेती को। तो ऐसे में इसे किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा और क्या किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसकी बढ़ोतरी भी की जाएगी, इस और भी ध्यान देना होगा। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कृषि संबंधी जो उपकरण है क्या उसमें भी यहाँ पर छूट दी जाती है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा जिस तरीके से
चर्चा चल रही है कि हो सकता है मोदी सरकार की तरफ से जो बजट में पेश हो रहा है उसमें होम लोन की जो दर है उसमें कटौती की जा सकती है और एक बड़ी राहत यहाँ पर मध्यम वर्ग को दिया जा सकता है। और विदेशों से जिस तरीके से सामान निर्यात आयात होते हैं उस पर भी कहा जा रहा है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो मेक इन इंडिया का सपना है, जो यहाँ पर जितनी भी उत्पाद या वस्तु बनती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि महंगाई पर लगाम किस तरीके से मोदी सरकार लगाएगी, कौन कौन से ऐसे सामान हैं जिसमें जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी, और क्या जो मध्यम वर्ग इस वक्त टकटकी लगाए बैठा है कि उसको टैक्स स्लैब में यहाँ पर निजात दी जा सकती है, क्या वो मिलेगी या नहीं। क्योंकि इसके ठीक बाद, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और इस बार का जो बजट भी पेश हो रहा है काजल, इसके ठीक 2 दिन बाद राजस्थान का बजट भी पेश होना है और वहां पर भी बीजेपी टकटकी लगाए बैठी है कि जो राजस्थान में जिस तरीके से रिवाज रहता है कि सत्ता परिवर्तन का, क्या वो कर पाएगी या नहीं। बस महज कुछ मिनट का इंतजार है यहाँ पर जब जो पूर्ण बजट है, केंद्रीय बजट, वो पेश होगा। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ऐप के जरिए इस बजट को एक बार फिर से पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और यहाँ पर उनकी जो भाषण का जो समय अवधि है उसमें भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि जो इस बार का भाषण है वो कितना लंबा रहेगा। और यहाँ पर ईशा, किसानों को लेकर आपसे मेरा सवाल होगा ईशा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये किसान प्रधान प्रदेश हैं, किसानों को लेकर बताइए क्या उम्मीद है सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि कृषि सेक्टर में काजल निजी निवेश बढ़ा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार क्योंकि निजी निवेश को और बढ़ाने की तरफ कोशिश कर सकती है। जो कृषि संबंधी उपकरण है उसे सस्ता यहाँ पर किया जा सकता है और हो सकता है कि सरकार जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की जो राशि यहाँ पर किसानों को दी जाती है, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि जो 6000 की राशि भी दी जाती है वो बहुत कम है। ऐसे में क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, क्या बढ़ोतरी होती है, इस पर भी किसानों की निगाहें टिकी हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें एमएसपी की, तो हर जो निर्धारित एमएसपी है वही एमएसपी मंडी में भी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखना होगा कि क्या एमएसपी भी यहाँ पर जो फसलों की एमएसपी है, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि 1.5 गुना जो एमएसपी है सभी फसलों में वो बड़ी है, क्या इसे बढ़ाया जाता है या देखना होगा। क्योंकि हरियाणा और पंजाब ये प्रमुखता से वो राज्य हैं जहां पर गेहूं और धान की फसल बहुत ज्यादा तादाद में होती है और कृषि सूबे के तौर पर दोनों को जाना जाता है। और हमने देखा था किस तरीके से आंदोलन खड़ा किया था और मोदी सरकार भी बैकफुट में आ गई थी और कृषि संबंधी कानून जो बनाए भी गए थे उन्हें खारिज करना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। तो ऐसे में माना भी जा रहा है कि किसानों को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक बड़ा फैसला इस बजट में ले सकती है। जी काजल, बिल्कुल, सरकार एक बड़ा फैसला इस बजट में ले सकती है। तो अब से कुछ ही देर का समय जा रहा है जब कोई ना कोई उम्मीदें हर वर्ग के लिए इस बजट से निकलकर सामने आएंगी। सुबोध, आपका रुख करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आप भी जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर भी लोगों को उम्मीदें हैं और लगभग हर वर्ग को। देखिए काजल, जैसे कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस बजट को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है। दरअसल देश का विकास तब तय होता है जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में किसान आते हैं। अगर किसानों के आधार पर किसानों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है तो प्राइमरी सेक्टर जो देश के लगभग कहा जाता है आज भी 63% GDP में योगदान रखता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपना योगदान रखता है, तो उसे ध्यान में रखकर अगर यह बजट बनाया जाता है तो हमें लगता है कि जो देश का आर्थिक विकास दर है, GDP है, जो 6% तय किया गया था, उस GDP को किसानों के मदद से फिर 1-2% बढ़ाया जा सकता है अगर उनके किसानों के जो प्राइमरी सेक्टर को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट को तैयार किया गया होगा। इस तरह से किसानों का उत्थान भी हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में केवल किसानों के विकास पर ध्यान रखा गया है और उनके जो खेती गृहस्थी से जुड़े हुए संसाधन है, चूंकि भारत के आज भी लगभग कहा जाता है कि 53% भूमि पर खेती होती है और काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है GDP में और प्रति व्यक्ति आय भी इसके आधार पर निर्धारित होता है।
दूसरी बात है सेकेंडरी सेक्टर का। अगर औद्योगिक सेक्टर का बात करें हम, तो जो कुटीर लघु कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्यमी है, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के जो महानगर में जो आर्थिक उद्योग लगाए जाते हैं, उन उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे पैमाने पर विकास किया जाए, ताकि जो उद्यमी है, दुकानदार है, छोटे तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनकी जीवन पोषण इसी से चलता है, तो उनका भी सेकेंडरी सेक्टर के माध्यम से विकास किया जा सकता है। वही अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, टर्सरी सेक्टर की, तो लोगों को इसमें नौकरी से बड़ी राहत मिल जाती है। मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी बेरोजगारी का आंकड़ा चल रहा है और सरकार नौकरी देने में असफल हो रही है, तो उस तरह से लोग झारखंड में टकटकी लगाए बैठे हैं, कहीं न कहीं आशा विश्वास देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लगातार जो नियोजन नीति का मामला है, इसे जोड़कर लोग देखते हैं और अपनी बेरोजगारी को कोसते हैं कि केंद्र सरकार पिछले 2014 से मोदी सरकार सत्ता में है, लेकिन आज तक बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर सकती है। तीसरी बात है कि जब देश की विकास में अपनी महती भूमिका निभाई जाती है, तो उसका केंद्रक बिंदु माना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जो आरबीआई तय करती है। अगर आरबीआई इस बजट के माध्यम से थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को लचीलापन दिया जाने की संभावना होगा, तो उसमें हो सकता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और अन्य तरह के जो बैंक डॉक्यूमेंट्स है और बॉन्ड्स है, वो अगर लचीला होती है, तो लगातार झारखंड ही पूरे देश का समग्र विकास और इस आर्थिक जो केंद्रीय आम बजट है, उसमें लोगों के विकास और उनके टैक्स स्लैब में कमी आ सकती है, क्योंकि जब हमारे देश में अगर ऋण सस्ता होगा, तो लगातार लोग बैंकों से ऋण एडॉप्ट करेंगे और अपने उद्योग क्षेत्रों में लगाएंगे, कृषि क्षेत्रों में लगाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएंगे, तो उन्हें इस लचीलापन से इस आम बजट का उन्हें लाभ भी मिलेगा। दूसरी तरफ है रेलवे। अगर रेलवे बजट की बात करें, तो झारखंड को लगातार रेलवे से जोड़ने की संभावना चल रही है। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोग आज भी रेलवे से वंचित है। अगर रेलवे का बजट झारखंड की ओर बढ़ाया जाए, कुछ रेलवे के क्षेत्र में झारखंड के लिए विकास किया जाए, तो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज तक देखा जाता है कि झारखंड पूरे भारत देश में लगभग 81% कोयला निर्यात करता है। अगर यहाँ से 81% कोयला जाता है झारखंड के धनबाद जिले से, हजारीबाग जिले से और गोड्डा जिले से, अन्य लगभग झारखंड के 16 जिलों में कोयला खनन कार्य किए जाते हैं, जिसकी ढुलाई केवल रेल से होता है, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन नहीं होते, जिसका अभाव में बिल्कुल रोकूंगी आपको। और कुछ तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं कैबिनेट बैठक के बाद, एक एक करके मंत्री यहां से निकल रहे हैं। ये देखिए, एक एक करके मंत्री निकल रहे हैं। स्मृति ईरानी यहां से निकल रही है। कैबिनेट की बैठक अभी अभी हुई है, बजट पास हो चुका है कैबिनेट की बैठक में। उसके बाद यहां से कैबिनेट मंत्री एक एक करके अब बाहर निकल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और यहां से मंत्रियों के जाने का सिलसिला एक एक करके शुरू हो चुका है। यह हम तस्वीरें आप इस समय दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक एक करके कैबिनेट मंत्री बैठक से बाहर जाते हुए। अभी अभी कैबिनेट की बैठक हुई और यहां पर बजट रखा वित्त मंत्री ने, उसके बाद बजट को पास कर दिया गया। प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की आज बैठक हुई, बेहद खास ये बैठक, क्योंकि बजट से पहले हमेशा ये बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक, उसमें बजट को रखा जाता है और इस कैबिनेट की बैठक से बजट पास होने के बाद पेश किया जाता है। कैबिनेट की बैठक से बजट पास हो चुका है और एक एक करके कैबिनेट मंत्रियों के यहां से जाने का सिलसिला लगातार बरकरार है। कैबिनेट मंत्री निकल रहे हैं बैठक से बाहर। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ये देखिए, एक एक करके मंत्री निकल रहे हैं कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद। अब बस कुछ ही समय बचा है जब बजट पेश किया जाएगा। मात्र 15 मिनट का समय बचा है और देश की वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी कुछ ही देर के बाद। कुछ ही देर के बाद बजट पेश किया जाएगा। एक एक करके कैबिनेट मंत्री निकलते हुए कैबिनेट की बैठक के बाद। हमारे साथ संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए इस समय। अनिकेत, प्रधानमंत्री ने भी अब से पहले कहा था कि ये जो बजट है, इस बजट पर विश्व की निगाहें हैं। देखिए, यकीनन तौर पर काजल, अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि ये जो बजट है, कहीं ना कहीं वैश्विक मंच मिलेगा इसको पूरे वर्ल्ड। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान भारत की बनाने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहले कार्यकाल से लगातार ये बात कहते रहे कि हिंदुस्तान को समूचे विश्व में अलग पहचान दिलानी है। हालांकि अगर बात की जाए इस समय वर्तमान हालातों की, तो कहीं ना कहीं चीन को जिस तरह से टक्कर देता हुआ हम लोग नजर आ रहे हैं, तो सैन्य शक्ति पर कहीं ना कहीं जिस तरह से काम किया है केंद्र सरकार ने, तो उस पर कहीं ना कहीं आज जिस तरह से वैश्विक स्तर पर आज पूरे हिंदुस्तान की पहचान बन रही है। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा आयोजन जो हिंदुस्तान में ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो हर लिहाज से कहीं ना कहीं अब जो विदेशी है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, और यही कारण है कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान को वैश्विक मंच मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए काजल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जिस तरह से उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया फॉरेन कंट्रीज में जाके, विदेशों में जाके, फिर चाहे अमेरिका हो या फिर तमाम वो देश हो, वो कहीं ना कहीं अब भारत को लोहा मान दे रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में अब कहीं ना कहीं जो विदेशी जो लोग हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यकीनन तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो बजट है इससे कहने का वैश्विक मंच भी मिलेगा भारत को, तो उस तमाम दृष्टिकोण को, इन तमाम लिहाज से कहने कहीं इस बजट को बनाने का प्रयास किया गया है। और वो जो 6 चेहरे हैं जिन्होंने इस बजट को बनाया है, तो हर वर्ग को, हर लिहाज को, इसके साथ अगर बात की जाए काजल विपक्ष की, तो हालांकि जब निर्मला सीतारमण अपना अभिभाषण शुरू करेंगी बजट का, तो बहुत संभावनाएं है कि जो विपक्ष है वो हंगामा जरूर कर सकता है। लेकिन फिर भी इस हंगामे के बीच में कहीं ना कहीं ये जो आखिरी जो बजट है केंद्र सरकार का, वो पेश होता हुआ नजर आएगा। और किस वर्ग को कितना लाभ मिला है, या चुनावी जो राज्य है वहां पर कितनी घोषणाएं हुई है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ मिला है, तो इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं जरूर नजर बनी रहेगी। और यकीनन तौर पर काजल अगर बात की जाए प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो वैश्विक मंच देगा भारत को, वो बेहद दिलचस्प होगा। देखना होगा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ये बजट अपना अभिभाषण शुरू करेंगे, उसके बाद जब बजट पूरा सामने आ जाएगा, तो ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये वैश्विक बजट होने वाला है, वो बेहद खास होगा देखना। अनिकेत, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे मेरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि विश्व की निगाहें इस बजट पर होंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 2024 के मद्देनजर इस बजट को पेश किया जाएगा। और देखिए, यकीनन तौर पर काजल अगर बात की जाए तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने और इसके साथ लोकसभा का चुनाव 2024 में लगा हुआ है, तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं बजट को ध्यान में रखा गया है। और जाहिर तौर पर जब समय हो, चुनावी जब माहौल हो, तो वैसे में बीजेपी बिल्कुल चुकने वाली नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस बजट में उन चीजों को बेहद स्थान दिया गया होगा। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है काजल। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को जरूर कभी नया उपहार जरूर मिल सकता है। जो संभावनाएं लगाई जा रही है कि 3 लाख करोड़ का जो उपहार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को मिल सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो चहुमुखी होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में जो लोकसभा की जो 80 सीटें, उन 80 की 80 सीटों पर किस तरह से काबिज हुआ जा सके और कितना किन मदों पर कहाँ ध्यान देना है, तो जरूर ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। जब ये बजट वित्त मंत्री जब पेश करेंगी तो उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिल पा रहा है या उत्तर प्रदेश क्या, बिल्कुल उम्मीदें सभी को हैं। शुक्रिया, दिलचस्प होगा। शुक्रिया अनिकेत। राकेश आपका भी शुक्रिया, सुबोध, ईशा, आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आज का जो बजट है बेहद खास, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खुल रहे हैं संभावनाओं के नए द्वार। प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिल रही है रफ्तार। भगवंत मान के नेतृत्व में खुशहाल पंजाब की तस्वीर लगातार निखरती जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और प्रोत्साहन ने आज प्रदेश के उद्योग जगत को नई उम्मीद से जोड़ा है। पंजाब इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उद्यमियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। प्रदेश में नए उद्योग तेजी से स्थापित होते जा रहे हैं और इन्हें उन्नति की राह से जोड़ रही है राज्य सरकार की बेमिसाल औद्योगिक नीतियाँ। प्रदेश में कारोबार से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाते हुए राज्य सरकार लगातार यहां निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने में जुटी है। आज पंजाब के उद्योग दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने 770 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है, जो साल 2021 के मुकाबले लगभग 68% ज्यादा है। आज पंजाब में 3.7 लाख से ज्यादा MSME है।
जो राज्य के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूती और सभी तरह के उद्योगों के लिए बिजली की सबसे कम दरों की पेशकश जैसी दूसरे कई ठोस कदम राज्य में निवेश की राह को लगातार आसान बना रहे हैं। भारत सरकार की BRAP की रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधार करने वाले राज्य में पंजाब टॉप अचीवर्स में से एक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से पंजाब की कमान संभाली है, तब से राज्य के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरी सुबह हो तुम। अनोखा रिश्ता है हम दो भाइयों का। एक की पसंद दूसरे की चाहत बन ही जाती है, जैसे कि तुम ईशा। I want you। कैसी पहेली है ये? करीब अरमान के जाती हूँ और पास वीर को पाती हूँ। क्या मोड़ लेगी मेरे इश्क की कहानी? ईशा, I love you। मेरी होके हमेशा ही। इश्क में घायल 13 फरवरी से रात 9:30 बजे कलर्स और वूप पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली? विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। हिम्मत दी, हौसला दिया, इस काबिल उसने ही बनाया। चारू मेरी दोस्त, मेरी इंस्पिरेशन, ना जाने कहाँ होंगी। कैदी बनाया, बचपन छीना, दुर्गा तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। 10 साल बाद जब दोनों आएंगी आमने सामने, एक अजनबी देगा दोनों बहनों के दिलों में प्यार की दस्तक। दुर्गा और चारू 6 फरवरी रात 8:30 बजे। क्या आपकी आवाज में है जादू, या रचते हैं नई धुन, या फिर लिखते हैं सुंदर तराने, या आपके पास है अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, संगीत और लोकगीत? हम देंगे आपकी कला को सही मंच, जहां आपको मिलेगी नई पहचान और आपके सपने होंगे साकार। हमसे संपर्क करें। नेटवर्क 10 मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तीखी मिर्ची मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। कॉल या व्हाट्सएप करें 9105900078 और ईमेल अस at info@network10.in।
मेरी सुबह हो तुम। अनोखा रिश्ता है हम दो भाइयों का, एक की पसंद दूसरे की चाहत बन ही जाती है, जैसे कि तुम ईशा, आई वॉन्ट यू। कैसी पहेली है ये, करीब अरमान के जाती हूँ और पास वीर को पाती हूँ। क्या मोड़ लेगी मेरे इश्क की कहानी। ईशा, आई लव यू। मेरी हो के हमेशा ही इश्क में घायल 13 फरवरी से रात 9:30 बजे कलर्स और वूप पर। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। थोड़ी देर में पेश होगा उम्मीदों का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खोलेंगी बजट का पिटारा, सभी वर्गों को काफी उम्मीदें। बजट का देश भर में प्रचार करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से 12 दिन का चलेगा कैंपेन। नेपाल से गोरखनाथ मंदिर पहुंची शालिग्राम शिला, अब अयोध्या के लिए होगी रवाना। 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी रामलला की मूर्ति। बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, जारी रहेगा सर्द हवाओं का दौर। मैदानी इलाकों में पहाड़ों से आ रही हैं सर्द हवाएं। इस बुलेटिन के सह प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 का बजट पेश करेंगी। साथ ही आम बजट आपको बता दें कि वित्त मंत्री का 5वां बजट ये होगा। निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है। भारत का बजट आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया और देश की निगाहें इस बजट पर रुकी हुई है। किसान हो, रक्षा हो, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट है। किस तरह से 8 सालों के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, और इसी के साथ कई लोक लुभावनी फैसले भी राज्य आपको बता दें कि राज्यों के हितों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं। और फिलहाल इस समय आपको सीधा संसद भवन लिए चलते हैं, जहां पर वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा निर्देश दिया गया है सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future.
Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over
11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal.
inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry,
dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose.
National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana
is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity.
Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, centre, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out
This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a
new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honourable Speaker, sir, green growth. Honourable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300
community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized.
The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation
as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transactions and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option.
senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates
helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials
for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honourable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavour of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups.
Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honourable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime
with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. आइटम नंबर 1 माननीय
आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देश का आम बजट जिस पर सबकी निगाहें थी, मोदी सरकार का ये 10वां संपूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। 2023-24 का पूरा खाका, देश के लिए क्या कुछ खास सौगातें हैं, क्या कुछ बदलाव होने हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका पूरा लेखा जोखा वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। 2023-24 का बजट देश के सामने, क्या चीज महंगी हुई, क्या सस्ती हुई, क्या व्यवस्थाएं बदली गई हैं शिक्षा में, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इनका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सबसे अहम बात, राजकोषीय घाटे का अनुमान जो लगाया गया है 5.9%। इसके अलावा 45 लाख करोड़ के व्यय का अनुमान है सरकार का 2023-24 में। प्रमुख बातें, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए खास योजना होगी, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना की बात कही गई है, लोन और ट्रेनिंग की बात की गई है युवाओं के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन में 75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 50 हवाई अड्डों का विकास होगा, मल्टीपल सेक्टर में 100 ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स होंगे। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान इस बजट के जरिए। किसानों को लोन में छूट रहेगी, 20 लाख करोड़ के कृषि ऋण के लिए व्यवस्था की गई है बजट में। और स्टार्टअप्स के लिए भी, किसानों के लिए कृषि फंड रहेगा। हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत सरकार करेगी। प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। क्या सस्ता क्या महंगा, ये भी आपको दिखा रहे हैं। टीवी, बाइक, खिलौने, साइकिल और लैब निर्मित हीरे जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा महंगा क्या हुआ है, सोना, चांदी, प्लैटिनम महंगा हुआ है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिन पर आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिसमें विदेशी चिमनी जो आपके रसोई घर में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा मोबाइल पुर्जों पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की है सरकार ने अपने बजट में। आदिवासियों के लिए खास व्यवस्था, 15,000 करोड़ का पैकेज, विशेष स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल में शिक्षकों की भर्ती होगी। नई कर व्यवस्था का ऐलान किया गया है, खासतौर पर जिसका इंतजार रहता है मिडिल क्लास को। निजी टैक्स में 5 अहम घोषणाएं की गई हैं। नए टैक्स स्लैब में छूट सीमा अब 7 लाख कर दी गई है, ये बड़ी राहत है। और जो स्लैब्स 6 हुआ करते थे उसे घटाकर 5 कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था से निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास है उसको बड़ी राहत है। 5 अहम घोषणाएं हुई हैं, जिसमें 0 से 3 लाख पर आपको कोई कर नहीं देना होगा, निल कर दिया गया है। 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 पर 20%। वहीं 15 लाख से ऊपर वालों को देना होगा 30% टैक्स। ये नया बदलाव, नई व्यवस्था, हर जो सैलरीड पर्सन है, जो मिडिल क्लास है, वो इस लक्ष्य के साथ चलता है कि कम से कम उसे टैक्स देना पड़े। बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए। जो टैक्स का स्लैब है वो बढ़ा दिया गया है।
और नई कर व्यवस्था में 7 लाख जो है वो लिमिट कर दी गई है। अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, देश को क्या सौगात मिली, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। लोन के लिए कुछ कागज कम हुए तो क्या? अगर इनकी तरह नीयत साफ है तो आपको भी लोन मिलेगा। पिरामल फाइनेंस। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। लोन के लिए कुछ कागज कम हुए तो क्या? अगर इनकी तरह नीयत साफ है तो आपको भी लोन मिलेगा। पिरामल फाइनेंस। खुल रहे हैं संभावनाओं के नए द्वार। प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिल रही है रफ्तार। भगवंत मान के नेतृत्व में खुशहाल पंजाब की तस्वीर लगातार निखरती जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और प्रोत्साहन ने आज प्रदेश के उद्योग जगत को नई उम्मीद से जोड़ा है। पंजाब इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उद्यमियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। प्रदेश में नए उद्योग तेजी से स्थापित होते जा रहे हैं और इन्हें उन्नति की राह से जोड़ रही है राज्य सरकार की बेमिसाल औद्योगिक नीतियाँ। प्रदेश में कारोबार से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाते हुए राज्य सरकार लगातार यहां निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने में जुटी है। आज पंजाब के उद्योग दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने 770 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है, जो साल 2021 के मुकाबले लगभग 68% ज्यादा है। आज पंजाब में 3.7 लाख से ज्यादा MSME है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूती और सभी तरह के उद्योगों के लिए बिजली की सबसे कम दरों की पेशकश जैसी दूसरे कई ठोस कदम राज्य में निवेश की राह को लगातार आसान बना रहे हैं। भारत सरकार की BRAP की रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधार करने वाले राज्य में पंजाब टॉप अचीवर्स में से एक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से पंजाब की कमान संभाली है, तब से राज्य के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले 52 विदेशी निवेशकों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। बेल्जियम और स्वीडन के उद्यमियों और कंपनियों के साथ हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव और MOU साइन हुए हैं। बेल्जियम की जेमिनी कॉरपोरेशन वाराणसी में 200 करोड़ की लागत से प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाएगी। स्वीडन की IKEA कंपनी रिटेल स्टोर और मॉल खोलने के लिए 4000 करोड़ का निवेश करेगी। खाड़ी देशों के कारोबारी भी पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 6 सेक्टर में निवेश करना चाह रहे हैं। लोन के लिए कुछ कागज कम हुए तो क्या हुआ? अगर पापा की तरह नीयत साफ है तो आपको भी लोन मिलेगा। पिरामल फाइनेंस। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए 50 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं 500 नए ग्राम पंचायत भवन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से उत्तराखंड को मिली है 127 करोड़ की मंजूरी। इस योजना के तहत 200 से अधिक नए पंचायत भवनों का किया जाएगा निर्माण। पंचायती राज विभाग के माध्यम से दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व सरकार द्वारा जारी एप्लीकेशनों के ऑनलाइन संचालन के लिए पंचायतों को किया जा रहा है कंप्यूटरीकृत। ग्राम पंचायतों पे पहले कंप्यूटरीकरण की सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये जब से जो है ग्राम पंचायतों पे कंप्यूटर लगे हैं, तब से ग्राम प्रधानों को तो सुविधाएं हुई हैं, जनता को भी जो है इसका बहुत लाभ मिला है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत अब तक राज्य की 1516 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है इंटरनेट से
उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें बन रही हैं अन्य राज्यों के लिए मिसाल। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव व उन्नत गांव बनाने के लिए प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ, ये कपड़े इकड़ गए तो मेरे पास दे। हाँ। बाबा हाँ? नया घर ले ले। बेटा मैं प्लास्टिक डाल देता हूँ। सुनो। हाँ? सुनो ना, मेरा टिफिन का काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ। तो नए घर के लिए लोन ले ले। लोन अप्लाई कैसे करेंगे? पूरे कागज कहाँ है हमारे पास? हाँ? वो आपके भाई का पैसा भी है ना आपके पास? नहीं, भैया के पैसे भैया के। कुछ कागज कम हुए तो क्या, ऐसी नीयत को ही हम होम लोन देते हैं। पिरामल फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नीयत देखते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ, ये कपड़े इकड़ गए तो मेरे पास दे। हाँ। बाबा हाँ? नया घर ले ले। बेटा मैं प्लास्टिक डाल देता हूँ। सुनो। हाँ? सुनो ना, मेरा टिफिन का काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ। तो नए घर के लिए लोन ले ले। लोन अप्लाई कैसे करेंगे? पूरे कागज कहाँ है हमारे पास? हाँ? वो आपके भाई का पैसा भी है ना आपके पास? नहीं, भैया के पैसे भैया के। कुछ कागज कम हुए तो क्या, ऐसी नीयत को ही हम होम लोन देते हैं। पिरामल फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नीयत देखते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरी सुबह हो तुम। अनोखा रिश्ता है हम दो भाइयों का। एक की पसंद दूसरे की चाहत बन ही जाती है, जैसे कि तुम ईशा। I want you। कैसी पहेली है ये, करीब अरमान के जाती हूँ और पास वीर को पाती हूँ। क्या मोड़ लेगी मेरे इश्क की कहानी? ईशा, I love you।
मेरी होके हमेशा ही इश्क में घायल 13 फरवरी से रात 9:30 बजे कलर्स और वूप पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। हिम्मत दी, हौसला दिया, इस काबिल उसने ही बनाया। चारू मेरी दोस्त, मेरी इंस्पिरेशन, ना जाने कहाँ होंगी। कैदी बनाया, बचपन छीना, दुर्गा तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। 10 साल बाद जब दोनों आएंगी आमने सामने, एक अजनबी देगा दोनों बहनों के दिलों में प्यार की दस्तक। दुर्गा और चारू 6 फरवरी रात 8:30 बजे। क्या आपकी आवाज में है जादू, या रचते हैं नई धुन, या फिर लिखते हैं सुंदर तराने, या आपके पास है अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, संगीत और लोकगीत। हम देंगे आपकी कला को सही मंच, जहां आपको मिलेगी नई पहचान और आपके सपने होंगे साकार। हमसे संपर्क करें। नेटवर्क 10 मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तीखी मिर्ची मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। कॉल या व्हाट्सएप करें 9105900078 और ईमेल अस @info@network10.in। मेरी सुबह हो तुम। अनोखा रिश्ता है हम दो भाइयों का, एक की पसंद दूसरे की चाहत बन ही जाती है। जैसे कि तुम ईशा, I want you। कैसी पहेली है ये, करीब अरमान के जाती हूँ और पास वीर को पाती हूँ। क्या मोड़ लेगी मेरे इश्क की कहानी। ईशा, I love you। मेरी होके हमेशा ही। इश्क में घायल 13 फरवरी से रात 9:30 बजे कलर्स और वूप पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। हिम्मत दी, हौसला दिया, इस काबिल उसने ही बनाया। चारू मेरी दोस्त, मेरी इंस्पिरेशन, ना जाने कहाँ होंगी। कैदी बनाया, बचपन छीना, दुर्गा तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। 10 साल बाद जब दोनों आएंगी आमने सामने, एक अजनबी देगा दोनों बहनों के दिलों में प्यार की दस्तक। दुर्गा और चारू 6 फरवरी रात 8:30 बजे। क्या आपकी आवाज में है जादू, या रचते हैं इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पीरामल फाइनेंस। हम कागज से ज्यादा नीयत देखते हैं। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। तो बजट पेश हो चुका है और इस बजट में जैसा कि सबको उम्मीदें थी, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या फिर युवाओं के लिए। देखिए क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा। सस्ता मोबाइल फोन और विदेशी चांदी से जो बने सामान वो महंगे होंगे, और जो महंगा होगा किचन की चिमनी वो महंगी होगी। सस्ती साइकिल,
सिगरेट महंगी होगी। महंगी और सस्ती क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ऑटोमोबाइल सस्ता, गोल्ड महंगा होगा, यानी गोल्ड खरीदना अब महंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते, प्लैटिनम महंगा हो जाएगा। अब एलईडी टीवी, बायोगैस ये सस्ता होगा। इंपोर्टेड ज्वेलरी ये महंगी हो जाएगी। मोबाइल फोन अब सस्ते होंगे, ये अच्छी खबर है। विदेशी चांदी की चीजें महंगी हो जाएंगी। जो खिलौने हैं वो सस्ते होंगे और किचन की चिमनी महंगी हो जाएगी। ये हम आपको वो दिखा रहे हैं क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है, किसको राहत मिली है और किसको राहत नहीं मिली है इस बजट से। नई कर व्यवस्था का ऐलान कर दिया गया है। निजी टैक्स में 5 अहम घोषणाएं की गई हैं, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब 7 लाख पर देना होगा आयकर, ये नई टैक्स स्लैब है। आयकर स्लैब को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। 3 से 6 लाख आय पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख पर जो आय होगी उस पर 10% टैक्स होगा। 9 से 12 लाख आय पर 15% टैक्स होगा। 12 से 15 लाख आय होगी उस पर 20% टैक्स। 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स होगा। नई कर व्यवस्था का ऐलान कर दिया गया है। तो निजी टैक्स स्लैब में ये 5 अहम घोषणाएं की गई हैं जो कि हम आपको इस समय बता रहे हैं। यानी अब 7 लाख पर आयकर देना होगा। आयकर स्लैब को 6 से घटाकर 5 किया गया है। उसके अलावा 3 से 6 लाख आय पर 5% टैक्स होगा और 6 से 9 लाख पर जिसकी आय होगी उसको 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख आय पर 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख आय पर 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा। यानी नई जो कर व्यवस्था है उसका ऐलान हुआ है। इसका इंतजार ज्यादातर लोगों को इसका इंतजार रहता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी हो, सभी को इसका इंतजार रहता है, खासकर टैक्स को लेकर। ये अहम बातें हम आपको इस समय बता रहे हैं जो कि टैक्स स्लैब से जुड़ी हुई हैं। ये नया टैक्स स्लैब है जो कि हम आपको बता रहे हैं किसको कितनी आय पर कितना कर देना होगा। उसके अलावा क्या चीजें महंगी हुई हैं और क्या चीजें सस्ती हुई हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो इस बार का बजट जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ है। हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। तो ये मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की जो सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट। और इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। और उसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। साथ ही कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये जो बजट है, इस बजट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बजट पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं और ठीक हुआ भी ऐसा ही। हालांकि विपक्ष ने हंगामा भी किया, हंगामे की कोशिश भी हुई। तो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और विपक्ष ने हंगामा करने की भी कोशिश की। आपको ये बता दें कि निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण के दौरान जब पुराने हो चुके वाहनों को रिप्लेस करने की बात कर रही थी, तभी उनके मुंह से गलती से पुराने राजनीतिक सिस्टम को रिप्लेस करने की बात भी मुंह से निकल गई और उन्होंने तुरंत सॉरी बोला। राजनीतिक सिस्टम को रिप्लेस करने की बात सुनकर सभी सांसद हंस पड़े। 7 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है। देश की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है। हालांकि महिलाओं को बहुत ज्यादा इंतजार भी था, इसीलिए उनके लिए अच्छी खबर है। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगी और महिलाएं इसमें 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या फिर लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम बजट में उठाया गया है। तो जिस तरह की उम्मीदें थी, ठीक उसी तरह का बजट भी सामने आया है। वाहनों को लेकर है, जो खिलौने होते हैं वो सस्ते हो गए हैं, लेकिन विदेश से जो चांदी आती है उससे जो चीजें बनती हैं वो चीजें महंगी हो गई हैं। उसके अलावा
सिगरेट महंगी हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रोजाना आपकी चीजें हैं जो कि आपके यूज में आती हैं, रोजमर्रा के सामान हैं, उसमें कुछ महंगे हुए हैं और कुछ सस्ते हुए हैं। हमारे संवाददाता राहुल पुजारी इस समय मुंबई से जुड़ चुके हैं। राहुल, बजट पेश हो चुका है, बहुत कुछ महंगा हुआ है और बहुत कुछ सस्ता हुआ है, जो कि रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें भी बदलाव हुआ है। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मुंबई बजट को देख रही है उसके लिए तो एक अच्छी खबर है। जिस तरह से मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 600 पॉइंट ऊपर बढ़कर खुला है, लेकिन अभी 200-300 पॉइंट अभी नीचे लुढ़का है। लेकिन फिर भी देखते हुए जिस तरह से 2024 का इलेक्शन को चुनावी लुभावने बजट को देखा जा रहा है, जिस तरह से बजट को इस तरह देखा है 2024 के लिए बजट लाया गया है, लेकिन हर आम आदमी लोगों के लिए भी बजट बेनिफिट है। और जिस तरह से मैंने बात भी की थी, अभी जो बजट का अनाउंस किया जा रहा था, वित्त मंत्री कर रही थी, तो आम पब्लिक से पूछा जा रहा था तो उनकी बड़ी उम्मीदें थी। जहां तक उम्मीद की बात किया जाए तो वहां तक 50 से 60% उम्मीदें पूरी भी हुई हैं। उनकी 50 से 60% उम्मीदें पूरी हुई है, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत है कि अगर ये हो जाता तो ठीक था, वो हो जाता तो ठीक था। लेकिन मेरे संग इस समय मनोज जायसवाल जी मौजूद है, जो आर्थिक जानकार हैं और स्टॉक एक्सचेंज से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ये बजट कैसा है। मनोज जी, जिस तरह से बजट आया है 2024 और को देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए, लगता है कि ये बजट आया हुआ है? हाँ, ये देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री का जो बजट था, ये अमृत काल में पहला बजट है। जैसा कि इस अमृत काल महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उस अमृत काल को देखते हुए इन लोगों ने कुछ नए स्कीम, नए योजनाओं का भी घोषणा किया है। तो इसलिए अमृत काल के हिसाब से और थोड़ा सा लोक लुभावना भी बजट है। इसमें इन्होंने कॉर्पोरेट को भी ध्यान रखा है, ट्राइब्स को भी ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट के अंदर इन्होंने 50 ऐसे टूरिस्ट प्लेस आइडेंटिफाई किए हैं जिसको डेवलप करने के लिए एक यूनिफाइड स्कीम निकाल के करेंगे, जिसमें सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करेंगे और इंडिया को एक टूरिज्म क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाएंगे। क्या ये बजट 2024 के चुनाव को देखते हुए बनाया गया? वैसे आम लोगों को भी कवर किया, मध्यम वर्ग को क्या फायदा होगा क्या इससे? हाँ, 100%। देखिए, चुनाव तो नो डाउट चुनाव तो है अगले साल, और चुनाव को देखते हुए, क्योंकि ये चुनाव के पहले पूर्णकालिक एक बजट है और इसके बाद तो अभी जो बजट आएगा वो इंटरम बजट रहेगा। तो एक चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट बनाएगा और इसमें मध्य वर्गीय वर्ग लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाओं को दिया गया। खासकर जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजन लाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में इन्होंने बढ़ाया है। अब इनकम टैक्स डिडक्शन जो एचटीसी में जो छूट दी गई है, जो 5 लाख से 7 लाख बढ़ा दिया गया है, ये स्लैब में किया गया है तो 7 लाख के बाद टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, स्लैब में है। देखिए, अभी पहले क्या होता था कि जैसे किसी का 9 लाख रुपए का इनकम है और नए रिजीम के अंदर अभी 2 रिजीम चलता है, एक ओल्ड रिजीम चलता है, एक न्यू रिजीम चलता है। न्यू रिजीम के अंदर किसी का 9 लाख रुपए का इनकम था तो 60,000 रुपीज टैक्स लगता था। तो अब 60,000 की जगह पे अभी 45,000 टैक्स लगेगा। इसका मतलब हो गया कि 25% ऑलरेडी रिलीफ मिल गया। 25% रिलीफ का मतलब बहुत बड़ा चीज हो गया। इसी तरीके से अभी किसी का 15 लाख रुपए का इनकम है तो 1,05,000 रुपए टैक्स आएगा। तो अभी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की इनकम साल की कितनी 15 से 20 लाख रुपए, तो उनके लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत इस बजट। क्या आपको लगता है ये बजट जिस तरह से जनता सोच रही थी, जिससे लोग उम्मीद किए थे, वो बजट पूरी तरह से उसके अनुसार ढला है कि अभी बजट में कोई गुंजाइश थी आप लोग के? देखिए, गुंजाइश तो हमेशा रहती है। ऐसा नहीं कि कोई 100% परफेक्ट कोई चीज नहीं होता है। और जनता की जहां तक उम्मीद है ना, वो हमेशा एक उम्मीद पूरी होती है तो दूसरी उम्मीद आ जाती है। तो और लेकिन सरकार को जो इनकम एक्सपेंडिचर भी देखना है, फिस्कल डेफिसिट भी देखना है उसके हिसाब से, और डेवलपमेंट भी देखना है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। टूरिज्म प्लेस को बढ़ाने के लिए बहुत फोकस किया गया है। और जो इस बार तो इन्होंने जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, हम लोग जैसे शेयर बाजार के हिसाब से, कैपिटल मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट के लिए बहुत ही शानदार बजट है। जैसा कि काजल में बता रहा था कि हमारे आर्थिक जानकार एक मनोज जायसवाल जी हैं, जो बता रहे थे कि बजट बहुत अच्छा आया हुआ है, जिसके अंदर 5वां बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, निर्मला जी ने। वित्त मंत्री अपनी जो महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा एक लेके आई है। महिलाओं की बचत योजना पे जिस तरह से ब्याज बढ़ाया गया, उसको देखते हुए महिलाएं भी बहुत खुश हुई है। मैं और लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि बजट कैसा है। मेरे पीछे जैसे बजट आया है, इस समय क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है?
जिस तरह से कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं। देखिए काजल, बजट के बारे में अभी आम लोग जो हैं तो बजट को जानते भी नहीं किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से बजट आया है वो बहुत अच्छी बजट आया है। जिस तरह से मेरे और लोगों से बात भी हुई है काजल। एक तरफ अगर हम देखें तो पूरी तरीके से लुभाने की कोशिश की गई है और बार बार कहा भी जा रहा है कि ये 2024 के मद्देनजर बजट पेश किया गया। राहुल जी 2020 का देखिए इलेक्शन जो अगले साल होने वाला है, उसको ये 5वां बजट था, जो वित्त मंत्री का अपना 5वां बजट था। और जिस तरह से 4 बजट आए थे उससे नाखुश थे लोग, लेकिन ये जो बजट लेके आए उसको पूरी तरह से 2024 के इलेक्शन को देखते हुए या बनाया गया है। और बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल राहुल लौटेंगे आपके पास और भी तमाम जानकारी लेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।